नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो इंडिया में आई तो थी बिजनेस करने के इरादे से, मगर देखते ही देखते इंडिया पर राज करने लग गई। सन 1600 ब्रिटेन में 217 व्यापारी मिलकर एक कंपनी खड़ी करते हैं जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC भी कहा जाता है। इस कंपनी को स्थापन करने के पीछे का इरादा था मसालों का व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज अपने इरादों के साथ इंडोनेशिया की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में पहले से ही स्पेनिश, पोर्तुगीज, डच मौजूद थे। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पहुंचते ही इंडोनेशिया में और अपनी 2 बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, मगर वहां पर कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि यहाँ बिजनेस करना आसान नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए EIC कोई और जगह तलाश करते हैं जहाँ व्यापार करना ईजी हो। तो EIC की नज़र पड़ती है इंडिया पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज इंडिया पहुंचते हैं 1608 में सूरत, गुजरात में। उस वक्त इंडिया में मुगलों का शासन था। सूरत में पहुंचते ही EIC बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर सूरत में पहले से ही पोर्तुगीज ट्रेडर्स मौजूद थे जो उन्हें बिजनेस करने में दिक्कतें पैदा करते थे। इंडिया पहुंचने वाला ब्रिटेन का पहला जहाज रेड ड्रैगन था। EIC को लगता है अगर हम मुगल सम्राट जहांगीर से अगर हम बिजनेस करने की परमिशन ले ले तो हमें बिजनेस करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही सोचते हुए जहाज के कैप्टन विलियम हॉकिंस जा मिलते हैं जहांगीर से। यहीं पर विलियम हॉकिंस पहले ब्रिटेन होते हैं जहांगीर से मिलने वाले, मगर जहांगीर EIC को बिजनेस करने की अनुमति नहीं देते। अब EIC को कोई ऐसी जगह तलाश करनी थी जहां मुगलों का शासन ना हो। तब EIC पहुंचते हैं मछलीपट्टनम में, जहां वो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। मछलीपट्टनम की राजा महाराजा उन्हें परमिशन दे देते हैं। यह फैक्ट्री 1611 में लगाई जाती है। अब EIC अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हैं मछलीपट्टनम में। 1612 में EIC वापस से जाती है सूरत और पोर्तुगीज के खिलाफ जंग छेड़ देती है, जिसमें EIC जीत जाती है। इसे बैटल ऑफ स्वाली भी कहा जाता है, जो 1612 में लड़ी गई थी। और 1613 में जहांगीर एक फरमान निकालते हैं जिसमें EIC बिजनेस कर सकती है सूरत शहर में, थॉमस एडवर्ड के नेतृत्व में। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिजनेस करती रहती है। वही उन्हें लगता है कि अगर हमें कुछ और राइट्स मिलते हैं तो हम इस बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही सोचते हुए EIC रिक्वेस्ट करती है ब्रिटेन के किंग जेम्स को कि आप कोई राजदूत भेजिए जो जहांगीर से बात करे और हमें बिजनेस में कुछ और राइट्स दे सके। तब किंग जॉन सर थॉमस रो को भेजते हैं। सर थॉमस रो उस वक्त कूटनीति के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। थॉमस रो जब जहांगीर से मिलते हैं तब बहुत महंगे महंगे गिफ्ट जहांगीर को देते हैं, जिसे देखकर जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और EIC को कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं, जिसके मुताबिक EIC फ्रीली बिजनेस कर सकते हैं कुछ स्पेशल जगहों पर, जैसे कि गोलकुंडा बंदरगाह जैसे शहरों पर इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सकते हैं 500 पैगोडा वार्षिक कर चुकाकर। इसी फरमान के जरिए EIC मद्रास, अहमदाबाद, आगरा, बॉम्बे, पटना जैसी शहरों में और भी नई नई फैक्ट्रीज लगाते हैं। EIC बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं कॉटन, सिल्क, सार्ट, टी में बिजनेस करके। जिन जिन शहरों में EIC की कंपनीज होती है उन शहरों की तरफ देखने का लोगों का नज़रिया बहुत ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था और यही वजह थी कि EIC भी चाहती थी कि बंगाल में बिजनेस करे। मुर्शिद कुली खां उस वक्त स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। बंगाल में अपनी कंपनी खड़ी करने के इरादे से EIC चाहती थी कि मुगल बादशाह एक ऐसा शाही फरमान जारी करे जिसमें ट्रेडिंग राइट्स हो और टैक्स कट हो, मगर मुगल शहंशाह उन्हें बंगाल में बिजनेस करने की अनुमति नहीं देते। बंगाल में बिजनेस करने की अनुमति ना मिलने की खबर सुनकर जोसिया चाइल्ड नाराज हो जाते हैं और औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जिसमें जोसिया चाइल्ड की बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है। इसी वजह से जोसिया चाइल्ड को औरंगजेब से सर झुकाकर माफी भी मांगनी पड़ती है। जोसिया चाइल्ड को माफ कर देते हैं कुछ पेनल्टी लगाकर। और 1707 में औरंगजेब के देहांत के बाद यहाँ बहुत सी पावर स्ट्रगल देखने को मिलती है। 1707 में औरंगजेब के देहांत
के बाद मुगल एम्पायर बहुत वीक हो जाता है। मुगल एम्पायर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। औरंगजेब के देहांत के बाद मराठा एम्पायर इजीली उन्हें ओवरटेक कर देती है। इसी दौरान 1739 में पर्शियन रूरल नादिर शाह इंडिया पर अटैक करते और बहुत सा खजाना लूट कर ले जाते, जिसमें कोहिनूर जैसे डायमंड भी शामिल होते। इस बीच ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते। लोकल नवाब जो रेवेन्यू पेड करते थे मुगल एम्पायर को, अब औरंगजेब के देहांत के बाद वो रेवेन्यू पेड करना बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत से कारणों की वजह से मुगल एम्पायर दिन ब दिन फाइनेंशियली नाजुक होते गया। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। 20 जून 1756 में कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटती है। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इस घटना से अंग्रेज बहुत ज़्यादा दुखी हुए और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से इस बात का बदला लेने का निश्चय किया और 23 जून 1757 अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से हाथ मिलाया और मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिखाया, जिसके नतीजे 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार मिलने से हुई, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल के कठपुतली नवाब बना दिया जाता है और सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन मीर जाफर उतना कठपुतली नवाब नहीं बन पाता जितना कि अंग्रेजों को उम्मीद होती है। इसलिए मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया जाता है। मगर मीर कासिम भी उतना कठपुतली नवाब नहीं बन पाते जितना कि अंग्रेजों को उम्मीद होती है। इसलिए मीर कासिम को फिर से हटाते हैं और मीर जाफर को सेकंड अपॉर्चुनिटी देते हैं। मीर कासिम को गद्दी से हटाने के बाद मीर कासिम हाथ मिला लेते हैं शुजा-उद-दौला और शाह आलम II से। शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम II तीनों आर्मी मिलकर ब्रिटिश का सामना करते हैं, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। मगर इसमें भी ब्रिटिशों की जीत होती है। 1756 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल बन जाते और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दीवानी राइट जो EIC के पास थे उसके अनुसार EIC बंगाल के नए शासक बन गए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। तैनाती फौज, दत्तक वारस नामंजूर, वापदत सिद्धांत जैसे नियमों को लगाकर पूरे भारत में कब्जा करना शुरू किया।